बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट स्टेशन नंबर 4, ड्रग्स एंड इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हमारे पास ये एक तीन जो है वो नीडल टाइप है। अब इन तीन नीडल टाइप का हमें कैसे पता चलेगा कौन सी किस चीज़ के लिए है। एक नीडल जो बारीक सी है और उसके आगे नीडल के ऊपर भी कोई स्क्रू टाइप लगा हुआ है, ये बोन मेरो एस्पिरेशन नीडल है। फिर उसके बाद एक थोड़ी मोटी सी नीडल है, वो हमारे पास प्लूरल बायोप्सी की नीडल है। उसके बाद ये जो है हमारे पास बारीक सी नीडल है, इसके ऊपर थोड़ा पीछे करके लगा हुआ है, ये लीवर बायोप्सी की नीडल है। इनमें से बोन मेरो बायोप्सी वाली नीडल आनी चाहिए और स्पाइनल टैप वाली नीडल आनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं बनी हुई। फिर उसके बाद हमारे पास ये आगे बनी हुई है वो, ये जो है हमारे पास नंबर पंक्चर की नीडल्स हैं, डिफरेंट साइज की अवेलेबल हैं। ये हमारे पास आईवी कैनुला है जो कि डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं, जिसका साइज जितना बड़ा होगा उतना जो है वो। फिर ये फोलिस कैथेटर है, उसके बाद ये एनजी एनालिसिस ट्यूब है, ये ओरोफ्रेंजियल एयरवे है, उसके बाद ये हमारे पास मीटर डोज इनहेलर है। इसके बाद ये हमारे पास बैग वेल मास्क है, यहाँ इसको एम्बो बैग भी कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास टंग डिप्रेसर है, ये एंडोट्रैकियल ट्यूब विद कफ है। अगर ये चीज साथ होगी तो ये कफ है साथ में, और अगर ये नहीं होगी तो फिर इसके साथ जो है वो कफ अटैच नहीं है। उसके बाद ये ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है, उस और ये जो है इंटरकॉस्टल ड्रेन्स हैं। ये जो है हमारे पास लेरिंगोस्कोप है, जिससे हम ईटीडी या ईटीडी पास करते हैं। हम देखते हैं कि यूएचएस में ऑस्की में ये कैसे आते हैं और क्या हम इनका आंसर लिखना है। ये हमारे पास फोलिस कैथेटर है, इन्होंने नाम पूछा हुआ है, 4 यूजेस पूछे हुए हैं। 4 यूजेस के अंदर क्या अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर डालते हैं, वो पेशेंट जिनका इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड रखना है वो उनके अंदर डालेंगे, यूरिनरी रिटेंशन के पेशेंट के अंदर डालेंगे, और जो पेशेंट चल फिर नहीं सक रहे उनके अंदर डालेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या कॉम्प्लिकेशन इसकी, एक तो हेमरेज है, यूटीआई है, हेमाचूरिया है, कैथेटर जो है वो ब्लॉक हो सकता है, फॉल्स पैसेज बन सकता है। इसके बाद हमारे पास ड्रग्स के अंदर ये ह्यूमिलिन एन है। ह्यूमिलिन एन जो है ये एनपीएच है, ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। अगर यहाँ पे आर लिखा होता तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन आई थी। इसका एक्शन जो है साथ में पूछा है ऑनसेट ऑफ पीक ऑफ एक्शन 60 से 90 मिनट लगते हैं। कितनी देर तक पीक एक्शन आता है, 6 से 10 आवर्स तक, और कितने ड्यूरेशन के लिए रहता है, 14 से 20 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन जो है वो एक्टिव रहता है। ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास इक्विपमेंट है जो कि नेबुलाइजर है विद नेबुलाइजर मास्क है विद ड्रग चैम्बर। ये इसके नीचे यहाँ पे ड्रग चैम्बर है, इसके अंदर ड्रग डालेंगे और नेबुलाइज करेंगे पेशेंट को। क्या इसका यूज है, इसका यूज ये है कि एस्मा सीओपीडी के पेशेंट में या जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट हैं उनके अंदर म्यूकोसिनिक ड्रग देनी, कोई लंग इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ड्रग देनी है, और सर्जरी के अंदर एयरवे को मॉइस्ट रखने के लिए ये जो है नेबुलाइजर मास्क यूज किया जाता है। इसके साथ नेम द एंटीबायोटिक दैट कैन बी डिलीवर्ड बाय यूजिंग दिस। कौन सी एंटीबायोटिक इसके साथ दी जा सकती हैं, टोब्रामाइसिन, सेफ्टाजिडाइम और रिबाविरिन। उसके बाद ये फोलिस कैथेटर है और ये एनजी ट्यूब है। इन दोनों के नाम बताने हैं, तीन तीन इंडिकेशन बतानी है। फोलिस कैथेटर की जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर यूज होते हैं, इमोबाइल पेशेंट के अंदर यूज होते हैं, यूरिनरी रिटेंशन के पेशेंट के अंदर यूज होते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट जिनका स्ट्रिक्ट इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड रखना हो उनके अंदर यूज होते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये इसका एनजी ट्यूब की अगर हम बात करें, एनजी ट्यूब के अंदर हमारे पास ड्रग एस्पिरेशन के लिए यूज होता है, गैस्ट्रिक लवाज के लिए यूज करते हैं हम इसको, थेराप्यूटिक फीडिंग के लिए अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर, डीकम्प्रेशन ऑफ स्टमक, स्टमक वॉश या थेराप्यूटिक लवाज। क्या क्या है, डीकम्प्रेशन, डायग्नोस्टिक एस्पिरेशन गैस्ट्रिक कंटेंट्स की, कि गैस्ट्रिक से कंटेंट अगर हमने कोई लेने हो तब हम एनजी ट्यूब डालेंगे। उसके अलावा हम थेराप्यूटिक फीडिंग अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर करेंगे। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर स्टमक की डीकम्प्रेशन करनी है तब यूज करेंगे हम एनजी। इसके अलावा गैस्ट्रिक लवाज के लिए यूज करेंगे एनजी। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट ये एक प्रोसीजर दिखाया है जिसमें पेशेंट के बैग से जो है वो कोई सैंपल ले रहे हैं, ये 3 सैंपल दिखाए हैं। तो उन्होंने ये पूछा हुआ व्हिच प्रोसीजर इज बीइंग परफॉर्म्ड, ये जो है लंबर पंक्चर परफॉर्म प्लूरल टैप परफॉर्म हो रहा है। इसके अंदर क्या-क्या हो सकता है, अगर ये व्हाइट कलर का सैंपल होगा तो काइलोथोरैक्स होगा, थोरेसिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। अगर ब्लड आ रहा है तो ये कैंसर या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। अगर ये पेल है तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सैंपल हो सकता है। ग्रॉस अपीयरेंस पे हमने एक कॉज बतानी थी। नेक्स्ट हमारे पास है हेपरिन। हेपरिन जो है उन्होंने पूछा डिफरेंसेस कन्वेंशनल और लो मॉलिक्यूलर वेट के दरमियान क्या होते हैं। हेपरिन का एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का लॉन्ग होता है। हेपरिन को मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है एपीडीटी के साथ, लो मॉलिक्यूलर वेट में मॉनिटरिंग नहीं रिक्वायर्ड होती। हेपरिन के अंदर एंटी थ्रोम्बिन 3 के थ्रू एक्शन होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट में फैक्टर 10 इनहिबिटर के थ्रू एक्शन होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हेपरिन का ज्यादा साइड इफेक्ट है एज कंपेयर टू लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। दो क्लिनिकल यूजेस हेपरिन के, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस की प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट में यूज होती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म यूज होता है, एंजाइना और एमआई के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक प्यारा सा बटरफ्लाई आईवी कैनुला है। क्या है इसका नाम, आईवी बर्नोला, और कलर के मुताबिक जो है उसका गेज होगा, ये मैं पिछले पीडीएफ में करा चुकी हूँ। अगर आईवी कैनुला का कलर जो है वो ऑरेंज होगा तो वो 14 गेज है, ग्रे ऑरेंज होगा तो 14 है, ग्रे होगा तो 16 गेज है, ग्रीन होगा तो हमारे पास जो है 18 गेज है, पिंक कलर का जो है वो उसका 20 गेज है, ब्लू कलर का मोस्टली यूज होता है उसका 22 गेज है, और येलो कलर 24 गेज है, और पर्पल कलर जो है उसका 26 गेज है। जितना गेज बड़ा होता जाएगा उतना जो है वो फ्लो कम होता जाएगा। 14 गेज का सबसे बड़ा वाला मतलब सबसे ज्यादा फ्लो होगा और पर्पल वाले के अंदर सबसे कम फ्लो होगा। एक बार फिर से रिवाइज करें तो ऑरेंज 14, ग्रे 16, ग्रीन 18, पिंक 20, ब्लू 22, येलो 24 और पर्पल जो है वो 26। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर आईवी कैनुला लगाया जाए तो उसके साथ एसोसिएटेड उस जगह पे थ्रोम्बोफिलेबाइटिस हो सकता है, मतलब वेन जो है वो सूज जाते हैं। जब हम देखते हैं कि किसी की लंबी आईवी लगी हुई हो, मतलब लंबे अरसे के लिए आईवी लगी हो तो उसका हाथ जो है वो स्वेल कर जाता है, वहाँ पे एडिमा हो जाता है, हीमाटोमा होगा, पेन होती है, एक्स्ट्रावेजेशन होती है और आर्टेरियल कैनुला निडस्टिक इंजरी हो सकती है।
नेक्स्ट हमारे पास एक और नीडल दिखाई हुई है और साथ में ऊपर ये है सिरिंज। ये क्या चीज है? ये नीडल जो है हमारे पास लंबर पंक्चर की नीडल है, बिल्कुल स्ट्रेट आईवी लाइन की तरह की होगी, बस इसका बटरफ्लाई नहीं होगा, इसीलिए जो है और बाकी सबको इससे डिफरेंशिएट हम आराम से कर सकते हैं। तीन इंडिकेशन इसकी क्या है? लंबर पंक्चर है तो हम लंबर पंक्चर क्यों करते हैं? मेनिंजाइटिस के पेशेंट में देखने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म में कल्चर कराना है? सबएरेक्नोइड हेमरेज के अंदर जब हम देखते हैं और उसके अंदर स्पाइनल फ्लूइड के अंदर जो है वो ज़ैंथोमा अगर आएगा। उसके अलावा हम थेराप्यूटिक भी करते हैं अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बहुत रेज हुआ हुआ है। तीन इंपॉर्टेंट कंट्राइंडिकेशन बताएं। कंट्राइंडिकेशन अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तब नहीं करेंगे, पेपिलोइडिमा है तब नहीं करेंगे, और उसके अलावा हमारे पास एक्सट्रीमली रेस्टलेस पेशेंट है तब नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगला है एक ड्रग जिसका नाम यहाँ से पढ़ने में नहीं आ रहा, तो ये ड्रग है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन क्या है? स्टीरॉइड है। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स? स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट हमने याद किए थे कुशिंग से, CHUING, कुशिंग। कैटरेक्ट, गैस्ट्रिक अल्सर्स, स्किन थिनिंग, हाई हाई ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शंस, एवास्कुलर नेक्रोसिस, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया या ग्लोकोमा। तीन इंडिकेशंस जिसके अंदर हमारे पास जो है ये यूज करेंगे। वो इंडिकेशन क्या है? हर चीज के अंदर हम जो है वो स्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं, जैसे ब्रोंकियल एस्मा, एनाफाइलेक्टिक शॉक हो रहा है उसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है कोई रेजिस्टेंस केस है, उसके अलावा हमने कहीं पे इम्यूनोसप्रेशन करनी है तब हम स्टेरॉइड देते हैं। फिर उसके बाद ये डोब्यूटामीन है। डोब्यूटामीन की टू इंडिकेशन क्या है? डोब्यूटामीन जो है वो हार्ट का रेट बढ़ाने के लिए देंगे हम, कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर, सेप्टिसिमिक शॉक के अंदर, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर। दो साइड इफेक्ट क्या है डोब्यूटामीन के? ये जब हार्ट रेट बढ़ाएगी तो हार्ट रेट जब बढ़ेगा तो टैकीकार्डिया होगा, एरिथमिया होगा, रीनल वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी क्योंकि इसका अल्फा इफेक्ट ज्यादा है। उसके बाद हमारे पास नेम वन सब्स्टिट्यूट, मतलब डोब्यूटामीन की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमुलिन आर है। ह्यूमुलिन आर रेगुलर इंसुलिन है, जिसके ये किस किस कंडीशन में यूज होती है? इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आईवी के जरिए देते हैं, डीके के अंदर, हाइपरकेलेमिया के अंदर, हाइपरऑस्मोलर नॉन-थेरेपिक कोमा या सर्जरी के अंदर देते हैं। ये जो है व्हेन एडमिनिस्टर सबक्यूटेनियसली तब इसकी पीक कब आती है? तब इसकी पीक जो है 2 से 4 आवर के अंदर आती है। टू साइड इफेक्ट्स क्या है? ये ज्यादा डोज हो जाएगी तो ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकती है, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज कर सकती है, फैट हाइपरट्रोफी कॉज कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है ये है लेरेंगोस्कोप। डिस्क्राइब करें इस इंस्ट्रूमेंट को। इसके पीछे यहाँ पे बैटरी होती है, फिर इसका ये एक ब्लेड है, इस ब्लेड के अंदर बल्ब लगा हुआ होता है जिसके जरिए जो है वो नजर आता है कि कैसे हमने डालना है, ईटीटी को कैसे डालना है। क्या है इसका कॉमन यूज? ईटीटी डालने के लिए हम लेरेंगोस्कोप डालते हैं। और वो डिस्क्राइब इट्स यूज ऑन इमेजिनरी पेशेंट, मतलब एक पेशेंट है, हमने उसको जो है वो प्रोपोफॉल वगैरह दे देना है क्योंकि हमने ईटीटी डालनी है, हमने उस पेशेंट को प्रोपोफॉल दे देना है और उसको जो है हमने एम्बोबैग से उसको रेस्पिरेशन देनी है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, जब तक हम उसको लेरेंगोस्कोप नहीं डाल देते। फिर हमने पेशेंट का माउथ ओपन करना है, लेरेंगोस्कोप का ब्लेड जो है वो हमने घुमा के नीचे लेके जाना है गले तक, वहां पे हमने जो है गले में बाहर से एडम्स एप्पल वाली जगह पे हाथ रखना है, फील करना है, फिर हमने अंदर को देखना है और फिर उसके अंदर हमने ईटीटी पास कर देनी है और फिर लेरेंगोस्कोप बाहर निकाल लेना है और ईटीटी को स्टिच कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोकोर्टिसोन, शायद यस, इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन। ये भी वही है स्टीरॉइड। अभी अभी हमने साइड इफेक्ट सारे पढ़ लिए हैं, 4 यूजेस इन इमरजेंसी, सीओपीडी में, एस्मा में, एनाफिलेक्टिक शॉक में, एडिसोनियन क्राइसिस में और इम्यून सप्रेशन में। इस तरह की चीजों के अंदर जो है हम यूज करेंगे। ये जो है ये लंबर पंक्चर नीडल्स हैं क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं, इनके अंदर बटरफ्लाई शेप नहीं बनी हुई और ये आईवी कैनुला जैसी लगती हैं। लंबर पंक्चर नीडल हैं। ये हमारे पास 6 इंडिकेशन। कोई इन्फेक्शन हुई है जो कि हमने डिटेक्ट करनी है, लाइक मेनिंजाइटिस, सीएसएफ मेजर करना है कितना है सराउंडिंग स्पेस में, स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है, कोई इंट्राथिकल ड्रग देनी, कोई इंट्राथिकल डाई इंजेक्ट करनी है। यहाँ फिर थेराप्यूटिकली हमने लंबर पंक्चर के जरिए इंट्राक्रेनियल फ्लूइड बाहर निकालना है ताकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो कम हो। नॉर्मल प्रोटीन कंटेंट कितना होता है सीएसएफ का? 20 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट हमारे पास फिर से ये बटरफ्लाई शेप आईवी कैनुला है, इसका नाम आईवी कैनुला है। क्यों यूज करते हैं? आईवी एक्सेस को मेंटेन करने के लिए, 3 कॉम्प्लिकेशन, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, हेमरेज, ब्लॉकेज, इन्फेक्शन। नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन क्यों यूज करते हैं? डाइजॉक्सिन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर यूज करते हैं, इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर यूज करते हैं, हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए, हार्ट रेट को रेगुलर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास 3 साइड इफेक्ट डाइजॉक्सिन की यूज करने से। इससे हमारे पास सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा, वेंट्रिकुलर एरिथमियास, ब्लड वीएन विद कलर अल्टर्ड कलर वीएन, कन्फ्यूजन, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और इंजेक्शन दिखाया हुआ है जिसके ऊपर एपिनेफ्रिन लिखा हुआ है। एपिनेफ्रिन किन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर यूज करते हैं? एपिनेफ्रिन एक्यूट एनाफिलेक्टिक शॉक के अंदर इमरजेंसी में एपिनेफ्रिन दिया जा सकता है। इसके अलावा सीपीआर में जब कार्डियक एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो रही होती है तब भी एपिनेफ्रिन देते हैं ताकि क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट आए। उसके अलावा एक्यूट एस्थमा का स्वेयर जब अटैक है यंग पेशेंट्स के अंदर तब हम एपिनेफ्रिन देंगे। साइड इफेक्ट्स क्या है एपिनेफ्रिन देने के? एंजाइटी, ट्रेमर, कार्डियक अरिथमियास, पल्मोनरी एडीमा। ये हमारे पास मीटर डोज इनहेलर है, 2 यूजेस एस्मा, सीओपीडी। ये हमारे पास एंडोट्रेकियल ट्यूब है विद कफ। 2 इंडिकेशन इसकी क्या है? जब हमने पेशेंट को रिससिटेट करना है उसके लिए हमने वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना है, रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देना है, या पेशेंट का स्टेटस एज मेडिकल्स में या जीबीएस का पेशेंट उसका रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो रहा है उसको जो है हमने ईटीटी पास करनी है। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ट्रेकिया में डाल रहे हैं तो ट्रेकिया की इंजरी हो सकती है, लिप्स, टीथ, टंग की इंजरी हो सकती है, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल की इंजरी हो सकती है,
वोकल कॉर्ड्स की इंजरी हो सकती है, ट्रेकिया की स्टेनोसिस हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एक ड्रग है हेपरिन। हेपरिन नाम बताना है, 3 इंडिकेशन बतानी है। हेपरिन जीबीटी के अंदर यूज करते हैं। इसके अलावा हम हेपरिन एमआई के पेशेंट के अंदर यूज करते हैं। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट्स के अंदर हेपरिन यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ड्रग है लेंटस। लेंटस के ऊपर लिखा हुआ है, अगर हम जूम करके देखें तो इंसुलिन ग्लार्जिन। इंसुलिन ग्लार्जिन लॉन्ग एक्टिंग है और ये रिकम्बिनेंट इंसुलिन है लॉन्ग एक्टिंग। इस ये जो है 3 इसकी इंडिकेशन बतानी है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताना है। ये जो है डायबिटीज मेलाइटिस की मैनेजमेंट के अंदर यूज होती है, सबक्यूटेनियसली यूज होती है। अदर टाइप्स यूज फॉर द सेम इंडिकेशन। दूसरी जो सारी इंसुलिन है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, एनपीएच, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, बाइफेजिक इंसुलिन, ये सारी बता देनी है। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है एस्प्रिन। एस्प्रिन किस क्लास की ड्रग है? एस्प्रिन एनसेड है। क्या इंडिकेशन है? एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीप्लेटलेट। नेक्स्ट हमारे पास फोलीज कैथेटर बना हुआ है। आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, 2 इंडिकेशन ये हमने कर लिए हैं। 2 इंडिकेशन इसके अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर, इमोबाइल पेशेंट के अंदर, यूरिनरी रिटेंशन के पेशेंट के अंदर यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेक्सट्रोज का इंजेक्शन। डेक्सट्रोज जो है, व्हाट डू यू थिंक वाज द डायग्नोस्ड थिंकिंग के पेशेंट का क्या डायग्नोसिस है? पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया तो उसको डेक्सट्रोज का इंजेक्शन लगाएंगे। और ड्रग क्या दे सकते हैं? ग्लूकागॉन दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिरोसमाइड। फिरोसमाइड जो है वो हमारे पास किन कंडीशन के अंदर दे सकते हैं? फिरोसमाइड हमने जिन कंडीशन के अंदर डायूरेसिस करानी है, जैसे पल्मोनरी एडिमा है, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर है, हेपेटिक सिरोसिस विद फ्लूइड रिटेंशन है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जिसमें फ्लूइड रिटेंशन है, फोर्स्ड डायूरेसिस कराना है कोई पॉइजनिंग के केस के अंदर, इन कंडीशंस के अंदर हम जो है फ्यूरोसमाइड देंगे। 4 एडवर्स इफेक्ट्स बताएं। ज्यादा अगर फ्यूरोसमाइड चल जाएगा तो हाइपोवोलेमिया, हाइपोटेंशन हो जाएगा, और फ्लूइड के साथ इलेक्ट्रोलाइट भी निकलेंगे तो हाइपोनेट्रिन में हाइपोकैलेमिया होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेंगे लेकिन यूरिक एसिड निकलेगा तो हाइपोयूरिसीमिया होगा। मसल क्रैम्प्स होंगे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस से। पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक नीडल है और एक ये नीडल है। ये वाली जो नीडल है ये बोन मैरो बायोप्सी वाली नीडल है। क्या इंडिकेशन है? जब हमने बोन मैरो की बायोप्सी करनी हो कि बोन मैरो की मॉर्फोलॉजी देखनी है, सेल लाइंस देखनी है, कोई ग्रेनुलोमा तो नहीं हो गई, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गई। कहाँ से करते हैं हम? मोस्टली जो है वो आइली क्रेस्ट और स्टर्नम से करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एनजी ट्यूब है। एनजी ट्यूब की इंडिकेशंस क्या है? अनकॉन्शियस पेशेंट में करेंगे, गैस्ट्रिक लवाज करना है तब करेंगे पेशेंट को, अगर टर्मिनली इल पेशेंट है उसको फीड कराना है तब कर सकते हैं। और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर के गलत प्लेस हो गई, ब्लीडिंग हो गई, पेशेंट ने एस्पायर कर लिया जो भी स्टमक का कंटेंट था। नेक्स्ट है हमारे पास हीमासिल। हीमासिल टाइप ऑफ फ्लूइड क्या है? ये कोलॉइड है। 3 इंडिकेशन ऑफ इट्स यूज, जब हमने इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम मेंटेन करना तब यूज करेंगे। हाइपोवोलेमिक शॉक में, बंस में, टैपिंग एसाइटिस और प्लूरल इफ्यूजन के अंदर। 2 एक कंट्राइंडिकेशन क्या है इसकी? कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारे पास हमने बताना है कि कौन सी नीडल है, तो ये लग तो बोन मैरो बायोप्सी वाली नीडल है। यस, बोन मैरो एस्पिरेशन नीडल। 3 इंडिकेशन इसकी क्या है? इंडिकेशन में हम एनीमिया, अगर पैनसाइटोपिनिया है और कोई कॉज नहीं मिल रहा है, बोन मैरो कॉज बन रहा है, तब हम देखेंगे देंगे। इसके अलावा मल्टीपल माइलोमा, स्टोरेज डिजीजेस, माइलोप्रोलिफरेटिव डायग्नोसिस। और उसके बाद ये हमारे पास फोलिस कैथेटर है, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद ये हमारे पास ईटीटी है, ये भी हम कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ये क्या प्रोसीजर हो रहा है? ये प्लूरल लंबर पंक्चर हो रहा है और इसके अंदर डिफरेंट ये हैं, ये भी हम कर चुके हैं। लेकिन इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है ना, व्हाट आर द फाइंडिंग ऑफ सेकंड एंड थर्ड कंटेनर। सेकंड कंटेनर के अंदर ब्लड है जो कि सबरेक्नोइड हेमरेज वगैरह की वजह से, इसके अलावा ज़ेंथोक्रोमा, ये हमारे पास जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स की वजह से आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एड्रेनालिन है, ये भी कर लिया हमने, फ्यूरोसमाइड भी कर लिया है। उसके बाद ये जो है ये नया है, पल्स ऑक्सीमीट्री है ये। और क्या है इसकी क्लिनिकल कंडीशन? ये इससे हम जो है वो सैचुरेशन में ये करते हैं पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन कौन सी है, जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन सैचुरेशन लो होगी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सीओपीडी, अस्थमा, पल्मोनरी एडिमा वगैरह, रेस्पिरेटरी फेलियर, क्या 2 टाइप्स हैं। टाइप 1 के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होती है, टाइप 2 के अंदर ऑक्सीजन की कमी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास लेरेंजोस्कोप है और उसकी 3 इंडिकेशन क्या है? ईडी डालने के लिए यूज होता है। उसके अलावा विजुलाइज द लेरिंग्स, उसके अलावा एनजी ट्यूब डालने के लिए कभी-कभी यूजर मेंटेन अपर एयरवे। Bismillahirrahmanirrahim, going to start with station number 7, which is of endocrinology. Endocrinology के अंदर different diseases आ जाते हैं like diabetes mellitus, hypothyroidism, Addison disease, Cushing disease, acromegaly, gigantism और ये जो है हम टॉपिक्स डिटेल से फिर कभी पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ यूएचएस ऑस्पी के अंदर जो इसकी आए हैं वो हम देखेंगे। अभी हमें पिक्चर गिवन नहीं है। अब ऑस्पी के अंदर लिखा हुआ है कि मून फेस आदमी था, बफलो हम थी, तो मोस्टली कुशिंग सिंड्रोम होगा। कुशिंग सिंड्रोम में हम क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? सीरम कॉर्टिसोल, मॉर्निंग, मिडनाइट, लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, 24 आवर यूरिनरी कॉर्टिसोल करेंगे। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कॉर्टिसोल जो है वो एक्सेस में आता है, तो हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया होता है पेशेंट को। इसके अलावा हाइपरटेंशन होती है और उसके अलावा हमारे पास जो है डिफरेंट फीचर्स होते हैं, मून फेस, बफलो हम, पर्पल स्ट्राया और स्किन थिनिंग, और जैसे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना उसके स्टीरॉइड्स के, वही कुशिंग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 54 ईयर ओल्ड मेल था, डायबिटिक था और ऑल्टर मेंटल स्टेटस के साथ वो था। उसकी जब शुगर चेक की तो 580 थी और डीप ब्रीदिंग करा था, एसीटोन स्मेल आ रही थी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली इसकी इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, सीबीसी, ब्लड शुगर लेवल, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिन यूरिन कंप्लीट, कीटोन्स और ब्लड कीटोन एसिड लेवल। क्या ट्रीटमेंट करेंगे? डीके के अंदर गया है पेशेंट तो हम इंसुलिन देंगे इसको फॉरन, आई फ्लूइड, नॉर्मल सलाइन और आईवी इंसुलिन। नेक्स्ट हमारे पास है एक पेशेंट जिसकी आंखें फटी हुई हैं। ये आंखें फटी हुई वाला सिनेरियो जो है वो एक ही है हमारे पास, एक्सोप्थेल्मोस हाइपरथायराइडिज्म। इसके अंदर हमारे पास क्या फाइंडिंग्स हैं? प्रोप्टोसिस, लेट डिटेक्शन, स्वेटिंग, एंशियस लुक, ग्रेव्स डिजीज आ गया,
और इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम थायोमाइड्स, प्रोपाइलथायोजेसिल, कार्बामेज़ोल, मिथामेज़ोल देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक पेशेंट, दिस जेंटलमैन इज हैविंग फ्रीक्वेंट हेडेक हो रहा है और वैसे कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। ये पेशेंट जो है वो बहुत लंबा है और इसके जो जॉ हैं वो लंबा नहीं है, लेकिन इसके हैंड्स बहुत डोई फीलिंग वाले हैं, मतलब थोड़े मोटे-मोटे हैं, लंबी फिंगर्स हैं, जॉज़ लंबे हैं। क्या इसके फिजिकल साइंस जो हैं वो क्या हैं? ये इसका डायग्नोसिस क्या है? एक्रोमेगाली, लार्ज हैंड, प्रोगैन्थोसिस, लार्ज नोज, लिप्स, फ्रंटल बॉसिंग। अब ये पिक्चर के ऊपर इन्होंने अपना लोगो लगाया हुआ है जिसकी वजह से नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका कि जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगाली के अंदर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्या हार्मोनल एब्नॉर्मलिटी है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक्सेसिव हो रहा है, लेकिन ये आफ्टर एडोलेसेंस है। जाइजेंटिज्म के अंदर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस होगा बिफोर प्यूबर्टी, एक्रोमेगाली के अंदर जो है वो आफ्टर प्यूबर्टी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक पेशेंट जिसकी पिक्चर कुछ नहीं नजर आ रही, लेकिन उसकी हिस्ट्री है वेट गेन की, बॉडी वीकनेस की और डिक्रीज एपेटाइट की। तो ये सिम्टम्स है हाइपोथायराइड के। कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? टीएसएच कराएंगे, फ्री T4 एंटी-टीपीओ एंटीबॉडीज कराएंगे और ट्रीटमेंट के अंदर थायरॉक्सिन दे देंगे। ये मून लाइक फेस है, एल्डरली पेशेंट है, ड्राई फेशियल पफी है, कोर्स हेयर्स हैं, डिलेड नहीं, मून लाइक फेस नहीं है, ये फेशियल एडिमा है। ड्राई पफी फेशियल अपीयरेंस है, कोर्स हेयर और डिलेड रिलैक्सेशन, ये भी जो है वो हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट है। टीएसएच कराएंगे, T4 फ्री T4 कराएंगे, एंटी-टीपीओ कराएंगे और थायरॉक्सिन देंगे एज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास स्टेशन जो है वो है एक पेशेंट 60-year-old मेल, टायर्डनेस, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन और उनकी वैसे अपियरेंस वेल है। क्या डायग्नोसिस होगा? एक्रोमेगाली, प्रोगैन्थिज्म है इनके अंदर, फ्रंटल बॉसिंग है इनके अंदर, तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराएंगे इनका और सर्जरी कराएंगे। हेडेक जो है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पिट्यूटरी जो है वो ट्यूमर है, सर्जरी कराएंगे, उस ट्रांस स्फीनोइडल सर्जरी कराएंगे और रिमूवल कराएंगे, रेडियोथेरेपी कराएंगे। इसके अलावा सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स देंगे, डोपामिन एगोनिस्ट देंगे, ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट देंगे। ये एक पेशेंट है जिसका मून लाइक फेसेस है, एब्डोमिनल स्ट्राया है। तो ये पेशेंट जो है वो कुशिंग सिंड्रोम है, रीजन मून फेस, एब्डोमिनल स्ट्राया। क्या ट्रीटमेंट, कैसे इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे? मॉर्निंग और मिडनाइट कॉर्टिसोल करेंगे, लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करेंगे, 24 आवर यूरिनरी कॉर्टिसोल करेंगे। इस तरह से हम इसको डायग्नोस करेंगे और बस यही पूछा हुआ अभी। इसके अलावा एसीटीएच का लेवल करेंगे और पाइट्यूटरी के एसीटी स्कैन करेंगे, पाइट्यूटरी में तो कोई ट्यूमर नहीं है। नेक्स्ट एक पेशेंट है जिसकी आईज जो है वो एक्सोप्थाल्मोस है, एक रेयर डिजीज की पेशेंट है, थायराइडोटॉक्सिकोसिस। ये जो है टू कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? क्रॉनिक कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है। नेक्स्ट अब ये वाली जो है वो सही पिक्चर आई है एक्रोमेगाली की, प्रोगैन्थिज्म, फ्रंटल बॉसिंग, फ्रीक्वेंट हेडेक है, सेम वही है एक्रोमेगाली, प्रोगैन्थिज्म, फ्रंटल बॉसिंग। एक्सरे लेटरल व्यू कराएंगे, सीटी एमआरआई ब्रेन कराएंगे, ग्रोथ हार्मोन और पाइट्यूटरी हार्मोन अदर कराएंगे। उसके बाद ये पेशेंट है एक्सोप्थाल्मोस है, एक्सोप्थाल्मोस का मतलब वही ग्रेव्स डिजीज, रेट्रोट्रैक्शन, डिफ्यूज स्वेलिंग, ऑर्बिटल स्वेलिंग, कार्बामेज़ोल, प्रोपाइलथायोजेसिल देंगे। नेक्स्ट स्टेशन है उसके अंदर हमारे पास एक पेशेंट है जिसका मून फेस है, इसका डायग्नोसिस कुशिंग सिंड्रोम है। क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे? मॉर्निंग और मिडनाइट कॉर्टिसोल कराएंगे, एसीटीएच लेवल कराएंगे, पाइट्यूटरी ट्यूमर कराएंगे, उसके अलावा 24 आवर यूरिनरी कॉर्टिसोल कराएंगे, लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट कराएंगे। ये भी एक्सोप्थाल्मोस है, हाइपरथायराइडिज्म ड्यू टू ग्रेव्स डिजीज, टैकीकार्डिया होगा इसमें, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज होगा, ब्रूई होगी। इसमें क्या कराएंगे डायग्नोसिस के लिए? हम टीएफटीज, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएंगे, T3 T4 टीएसएच और आयोडीन। उसके बाद ये फिर से ग्रेव्स डिजीज, रिलेटेड ट्रैक्शन, डिफ्यूज स्वेलिंग नेक, ग्रेव्स डिजीज। क्या ट्रीटमेंट होगी? कार्बामेज़ोल, इसके अलावा सब टोटल या टोटल थायराइडेक्टमी और रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरेपी।